Hello students, I am Suman Kanwar and welcome to my channel Tansuman Classes. And so today we read about the constitution and why does a country need a constitution. यानी एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है. आपको चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक गेम देखते हैं कि कोई भी गेम अगर अपन खेलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक फुटबॉल अगर हमने खेला है तो फुटबॉल से अगर बात शुरू होती है तो अधिकतर बच्चों ने जैसा कि फुटबॉल खेला भी होगा और देखा भी होगा खेलते हुए कि जैसे कि नाम से अंदाज़ा होता है कि पैरों से संबंधित है, फुट यानी पैर. तो अब इसमें एक नियम होता है कि गोल कीपर के अलावा कोई खिलाड़ी गेंद को हाथ से नहीं छू सकता. यानी खिलाड़ी उसे हाथ से उठा के नहीं भाग सकता है, उसमें पैरों से मारना पड़ता है. यानी कि इसमें रूल एंड रेगुलेशंस अगर हैं तो ही वो गेम अच्छे तरीके से खेला जा सकता है. अदरवाइज उसमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है और वो गेम ना रहकर झगड़ा हो जाता है. तो इसको अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर फॉलो ना करे जाए किसी गेम में तो वो तरीके से नहीं खेला जाता है. ठीक उसी तरीके से अगर हम संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो a society is born to certain set of rules which makes it what it and different is of the other kind of society. यानी कि एक सोसाइटी अगर है तो उसमें एक रूल बनाए जाते हैं और उस रूल को फॉलो करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ का उसमें भागीदारी रहती है. सोसाइटी उसमें किस तरीके से उसके कंट्रोल में रहती है, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से चल पाता है. संविधान में ये सब लिखा हुआ होता है ताकि हम उसको फॉलो करें. तो बिफोर वी रीड दिस चैप्टर प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो यू विल गेट मोर वीडियोज फ्रॉम माई साइड. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Topic name is constitution. So in this chapter we are going to begin with the football or game. Many of our probably heard of even played. यानी आप जो हैं काफ़ी बच्चों ने गेम खेला भी होगा और काफ़ी बच्चों ने उसे देखा भी होगा. So even played as a name suggests this is a game that involve the player feet. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नाम से ये पता चल रहा है कि ये फीट से खेला जाता है, पैरों से खेलने जाने वाला गेम है. So the game is involves the player's feet. According to the rule of football, if the ball touches the arm of any player, then this is considered a foul. यानी अगर कोई बच्चा उसे हाथ से उठा लेता है, कोई फुटबॉलर उसे हाथ से उठा लेता है तो वो फॉल माना जाएगा. So if players starting holding a football in their hands and passing around it, they are not playing football anymore. इसकी वजह से वो ज़्यादा नहीं खेल पाएंगे अगर वो रूल को नहीं ओबे करते हैं. Similarly, other games such as hockey or cricket also have rules according which they are played. Each of their rules help define the game, as help us distinguish is the one game from another, as these are the fundamental to the game. We can also see them, call them the constitutive rules of the game. Like these games as a society also have constitutive rules that make it what it is, differentiate it from other kind of societies. In large society in which different communities of the people live together, these rules are fundamental thought consequences, and in modern countries the consequences is usually unable in written form. A written document in which we find such as rule is called the constitution. यानी जिस तरीके से बॉल को अगर कहने का मतलब ये है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर थामने कर भागने लगेंगे तो वो फुटबॉल नहीं रह जाएगा. जैसे हॉकी और क्रिकेट जो है, जो अदर गेम्स जो हैं जिन्हें हम खेलते हैं, उनको खेलने के कुछ नियम होते हैं, मूलभूत नियम होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं. तो समाज का रूप तय करने के लिए भी समाज के बीच में फ़र्क पता चलता है. बड़े और अलग अलग जो बड़े समाज हैं और अलग अलग समाज हैं, समुदाय जो हैं, इनके खुद के कुछ एक सहमति के द्वारा लोगों की जो सहमति होती है वो आपस में साथ रहते हैं और फॉर्मुलेट द कॉन्सिक्वेंसेस इन द मॉडर्न कंट्री. और आधुनिक देश में सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है, यूजुअली रिटन फॉर्म में पाई जाती है. जिस दस्तावेज में ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहते हैं. यानी अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन.
So we have looked at the Indian Constitution in class 6 and 7 in our social and political life textbooks. Have you ever wondered why we need a constitution, or being serious about how the constitution got written and who wrote it? In this chapter, we will discuss both these issues and look at the features of the Indian Constitution. हमारे समाज में जो है, राजनीतिक जो है, सामाजिक जो है, वो भारतीय संविधान की चर्चा जब हम करते हैं तो हम किताबों में ये पढ़ते हैं कि संविधान जो है इसको ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें संविधान की क्यों ज़रूरत पड़ी और संविधान को पढ़ने की ज़रूरत क्या है, इसे जानने की कोशिश क्यों की। तो हम इस चैप्टर में इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। Why does a country need a constitution? यानी कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। So in 1993 the Indian National Congress made a demand of a constituent assembly. यानी 1993 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की गठन की मांग करी। और during the Second World War, the aspirations for the independent constituent assembly formed only the Indian gained momentum as this was the Convent of December 1946. और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तेज हो रहा था, तो 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और स्वतंत्र रूप से संविधान सभा की मांग उठने लगी। जैसा कि आपको साइड के फिगर में दिया हुआ है कि संविधान सभा में कुछ लोग दिखाए गए हैं। लुक एट द पिक्चर। Between December 1946 and November 1949, the Constituent Assembly drafted a constitution or independent India, free to shape their destiny at last. After 150 years of British rule, the member of the constituted यानी जो कॉन्स्टिट्यूटेड है, जो यहाँ की जो संविधान सभा जो है वो कैसे 1946 से 1949 के बीच में संविधान सभा में स्वतंत्र भारत के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया, एक ड्राफ्ट बनाया गया जिसमें कि 150 ईयर्स 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत जो थी, ब्रिटिशर्स जो थे, भारतीयों को आखिरकार नियम और भविष्य तय करने का मौका मिल गया था उनको। तो संविधान सभा के सदस्यों को अब स्वतंत्र रूप से क्या है, महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए उनके आइडियलिज्म को, ग्रेट आइडियलिज्म दैट आवर फ्रीडम स्ट्रगल हैड हेल्प टू प्रोड्यूस, यानी ग्रेट आइडियलिज्म, उनके आदर्शों को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से सोच के संविधान सभा के काम को आगे बढ़ाने का मौका मिला। असेंबली लेटर इन दिस चैप्टर, जो कि आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द फोटो alongside shows Prime Minister Jawaharlal Nehru addressing the Constituent Assembly. अब देखिए कि कैसे असेंबली जो है उसको, संविधान सभा जो है उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू उसको क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। So today most countries in the world have a constitution. और आज दुनिया में ज़्यादातर देशों के पास में अपना खुद का संविधान है और साथ ही साथ while other democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all the countries have a constitution are democratic. ये ज़रूरी नहीं है कि जो देश जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन हो वो उनका खुद का संविधान हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और जो लोकतंत्र हो, जो कि इसका मतलब ये नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतंत्र देश हो, संविधान के उद्देश्य की पूर्ति करता हो। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, first it lays out certain ideals that the form of basic of kind of countries that we as citizens aspire to live in, or put another way of the constitution tell us what the fundamental nature of our society. यानी अब आपको पहला तो ये देखना पड़ेगा कि भाई हमारे नागरिक का, हमारे देश के नागरिकों की इच्छा क्या है, हमारे सपने कैसे हैं, और उन सपनों और इच्छाओं के अनुसार हम अपने संविधान को, हमारे देश के संविधान को बनाएं, है ना। अच्छा, हमारे समाज का मूलभूत रूप क्या है कि देश के भीतर आम तौर पे कई समुदाय रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज रहती है। तो अ कंट्री इज यूजुअली मेड अप द डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ द पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीव्स but may not necessarily agree in all issues. ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आप बात बताइए
हम कई बातों में समान होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे मुद्दों पर हम एक दूसरे से सहमत हो। भारत जो है वो ऐसा देश है, विविधताओं का देश है। अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग रीति रिवाज है। इन सब को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे से सहमत होकर संविधान के नियमों का एक समूह बनाना ज़रूरी है, ताकि देश को सुचारू रूप से चलाया सके, देश को अच्छे से चलाया जा सके। तो उसमें क्या होगा, अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन अग्री अपॉन एज अ बेसिक ऑफ वे इन व्हिच दे वांट टू कंट्री टू बी गवर्न। यानी हमारा देश किस तरीके से चलाया जाए उसके बेसिक क्या है। सो दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो अग्रीमेंट सर्टन आइडल्स दैट दे ऑल बिलीव अ कंट्री शुड अपहोल्ड। यानी हमारे जो आइडल्स हैं, हमारे जो आदर्श हैं, वो किस तरीके के हैं, उनको हम समझकर अपने देश की रक्षा करनी चाहिए और देश को समझना चाहिए। सो अब आप ये देखिए, फिगर नंबर 7 में एक फोटो दे रखा है जिसमें कि कंट्री ऑफ नेपाल, नेपाल का दिया हुआ है ये, कि नेपाल में किस तरीके से जन संघर्ष हुआ। विटनेस सेवरल पीपल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। लोग डेमोक्रेसी के लिए क्यों स्ट्रगल करें। So the country of Nepal has witnessed several people struggle for democracy. There was a people struggle in 1990, the established democracy at least for the 12 year until 2002. यानी कि 1990 में एक संघर्ष हुआ जिसमें कि डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोग उठ खड़े हुए। एंड इन 1990 में जब उन्होंने संघर्ष किया और 2002 यानी 12 साल बाद इनको कामयाबी रही। और अब क्या हुआ, अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से वापस कामों में अपने कब्जा लेना शुरू कर दिया। ये देखिए किस तरीके से इनको लोकतंत्र हासिल हुआ 1990 में, लेकिन 2002 में वापस King Gyanendra casting a Maoist uprising the countryside as his reason began taking up different aspects of the government with the armed assistance। यानी इन्होंने एक बहाना बना के सारी जो पावर थी अपने हाथ में ले ली। बट द किंग finally took over head of the government in February 2005। बट फरवरी 2005 में राजा की शासन की बागडोर अब पूरे तरीके से अपने हाथों में ले ली थी। बट in November 2005, the Maoists joined their political parties and signed 12-point agreement. This agreement signaled into the large public and eminent returns to the democracy and peace. And 2006, this people movement for the democracy began gaining immense force. It respectively refused to all concessions that the king made, and finally, in April 2006, the king restored the third parliament and asked the political parties to form a government। यानी राजनीतिक दलों के साथ साथ अब 12 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ, यानी 20 सूत्रीय जो साइन हुआ उसमें क्या था, समझौता। इसमें था कि आम लोगों को लोकतंत्र की बहाल, उनको लोकतंत्र दिया जाना चाहिए और लोकतंत्र के लिए जन आंदोलन शुरू करा गया था 2006 में, जो बहुत शिखर पर था। अब आंदोलनकारी जो थे, राजा को आस थी कि छोटी मोटी रियासतों नामंजूर कर दिया और आखिरकार 2006 में राजा को थर्ड जो है पार्लियामेंट यानी तीसरी संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। एंड 2008 नेपाल बिकेम अ डेमोक्रेसी आफ्टर अबलाइजिंग द मोनार्की। और अब 2001 में राजतंत्र, मोनार्की जो है वो खत्म हो गया राजतंत्र, और अब शुरू हुआ राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र। और 2006 में लोकतंत्र की मांग को चलते हुए जनतांत्रिक आंदोलन शुरू करे गए। लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर, आपको साइड में दिया हुआ है। Let us try understand what I mean by thought the two countrysizing situation। यानी आपको जो situation दिखाई जा रही है in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north, जो कि नेपाल जो है बच्चों वो इंडिया के नॉर्थ साइड में है। अब नेपाल was a monarchy, वहाँ पे राजतंत्र था, है ना। अब राजतंत्र जो है वो क्या है कि नेपाल की ताज़ा इतिहास की घटना अगर देखें, समाचार पत्रों के माध्यम से अगर हम ये देखते हैं,
तो लोगों ने हाल ही में एक आंतरिक संविधान की मंजूरी दी है। और सवाल ये उठता है कि नेपाल में पहले से ही संविधान था, तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? तो द प्रीवियस अंटिल रिसेंटली द नेपाल वाज अ मोनार्की and previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rests by the king. तो जब उनके पास पहले से ही संविधान था तो उनको नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? द पीपल मूवमेंट इन नेपाल फॉर सेवरल डिकेड्स, और डिकेड्स यानी 10 साल, है ना, ये यानी सालों तक उसके खोज में रहे कि इनको संविधान जो है इनका वापस बनाया जाए, क्योंकि वहाँ राजा का शासन था। इन 1990 में जब नेपाल का पिछला संविधान पर आधारित था, लेकिन अब जो सत्ता राजा के पास रहेगी नहीं, तो अब क्या था, नेपाल के लोग कई दशकों तक लोकतंत्र के लिए स्थापना के लिए जन आंदोलन करते रहे। लोग इसके लिए संघर्ष करा लोगों ने, एंड दे फाइनली सक्सीड इन पुटिंग द एंड ऑफ द पावर ऑफ द किंग, और वो राजा की पावर को खत्म करने में कामयाब रहे। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। और अब क्या था, नेपाल में जो संविधान है वो नया संविधान चाहिए था, और वो पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें जो आदर्श नहीं थे, उसमें नेपाल के लिए जो चाहते थे, नेपाल के जो लोग चाहते थे, जिनके लिए वे लड़ रहे थे, वो उसमें नहीं था। तो there is a reason did not want to continue with the previous constitution because it did not reflect the ideals of the country, यानी उनके आदर्शों पर वो स्थापित नहीं था। So Nepal to be and they have to fought for, इस वजह से उन्होंने उनका संघर्ष किया। As in the game of football, जैसा कि आपको फुटबॉल के गेम में हमने बताया था कि कैसे नियम बदलने से गेम में सब कुछ बदल जाता है, ठीक उसी तरीके से नेपाल में भी अब राजतंत्र की जगह लोकतंत्र आ गया था। So the change of the game altogether, Nepal by moving from a monarchy to a democratic government, कैसे मोनार्की से अब वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो गया। तो need to be change all its constitutive rules in order to the users of the new society. This is why the people of Nepal adopted a new constitution of the country in 2015 and captioned alongside elaborates Nepal's struggle for the democracy. और इस तरीके से आपको ये पिक्चर में दिखाया गया है। And the second important person of the constitution is to define the nature of the country political system. For example, Nepal earlier constitution started that the country was to be ruled for the king and the king and his council of ministers. The countries have adopted a democratic form of government or policy. The constitutions play a curricular role and laying a certain important guidelines that govern decision making within this society. यानी शासन की बागडोर अब राजा से मंत्री परिषद यानी के हाथ में रहेगी, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में आ गई थी। और जिन देशों में इन कंट्रीज दैट वी हैव अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जिन देशों ने लोकतंत्र सरकार को चुना, वहां यह निर्णय लिया गया कि संविधान बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन, और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सोसाइटी के लिए। सो इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर सो दैट दे एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आवर बिहाफ. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and Constitution usually provides safeguard against this. And this misuse of the authority can result in gross injustice and demonstrated in the classroom situation below. जैसा कि अगर लोकतंत्र में, अगर डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि नेता जो होता है हम उनको चुनते हैं, है ना, हम अपने नेता को खुद चुनते हैं ताकि वो हमारे बिहाफ में, हमारी प्रेजेंस जब नहीं होती है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए. However, there is always with the possibility that these leaders might misuse. हो सकता है कि वो अपनी सत्ता का मिसयूज करे, है ना, उसका दुरुपयोग करे. So these authority and constitution usually provide a safeguard against this.
और इसी तरीके से इसके बचाव के लिए, उपाय के लिए हमें संविधान में बहुत कुछ मिलता है कि राजनीतिक सत्ता के द्वारा जो लोग भारी अन्याय अगर हो सकता है तो इसका भी उदाहरण हमें देखने के लिए मिलता है। तो इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे ज़्यादा बड़ा लिखा लंबा चौड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें की पावर जो है वो लोगों को दी जाती है। और इस चैप्टर में जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में हमने पढ़ा। So thanks for the watching this video and don't forget to like and subscribe my channel, and next topic we will discuss in the next video. Thank you.